डॉक्टर डेथ देवेंद्र शर्मा की एक रूह कपा देने वाली दास्तान। स्टार्टिंग के 10 साल देवेंद्र शर्मा एक ईमानदार डॉक्टर था। देवेंद्र शर्मा ने किडनी ट्रांसप्लांट का एक रैकेट तैयार किया। 1998 से लेकर 2004 के बीच 100 से सवा सौ तक इल्लीगल किडनी ट्रांसप्लांट का काम किया। देवेंद्र चोरी किए हुए ट्रकों के ड्राइवर्स की हत्या करके उनकी लाशों को इस हजारा नहर में फेंक देता था। 1958 में अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था देवेंद्र शर्मा। गांव पूरी तरीके से एक साधारण गांव था, लेकिन ये बच्चा एक असाधारण बच्चा निकला। पिता बिहार के सिवान में एक फार्मा कंपनी में फार्मासिस्ट थे, इसलिए देवेंद्र की बचपन से ही झुकाव मेडिसिन की तरफ था। बड़े होने के बाद देवेंद्र ने पटना की एक आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से BAMS की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। उस समय बेसिकली 3 तरीके के डॉक्टर हुआ करते थे। MBBS जो मॉडर्न मेडिकल के डॉक्टर होते हैं, BDS जो दांत और मुंह के विशेषज्ञ माने जाते हैं, और BAMS जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट माने जाते हैं। देवेंद्र ने BAMS चुना। पढ़ाई के दौरान ही 1982 में एक पढ़ी लिखी लड़की से उसने शादी कर ली जो खुद भी BAMS की पढ़ाई कर रही थी। 1984 में देवेंद्र ने अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद राजस्थान के बांदी कुई इलाके में एक जनता क्लिनिक के नाम से क्लिनिक खोला। स्टार्टिंग के 10 साल देवेंद्र शर्मा एक ईमानदार डॉक्टर था। इलाके के लोग उसको काफी सम्मान देते थे और भगवान की तरह भी पूजते थे। लेकिन यही देवेंद्र की किस्मत ने मोड़ लिया। अपने दोस्तों के कहने पर उसने अपनी अब तक की सारी कमाई लगभग 11 लाख रुपए एक गैस के डीलरशिप के लिए भारत फ्यूल नामक कंपनी में लगा दिए। उसने सोचा कि इससे खूब मुनाफा होगा, लेकिन ये कंपनी एक फर्जी कंपनी निकली। ये पूरा का पूरा एक स्कैम निकला जिसमें देवेंद्र की पूरी गाढ़ी कमाई बर्बाद हो गई थी। उस दिन देवेंद्र इस घटना से इतना बुरी तरीके से आहत हुआ कि उसके अंदर की इंसानियत ने उस दिन दम तोड़ दिया था। और फिर जन्म हुआ एक मोस्ट क्रिमिनल डॉक्टर डेथ का। देवेंद्र की क्लिनिक बंद हो गई, उसका परिवार टूट गया। देवेंद्र अपनी जली कटी जिंदगी वापस लेकर अपने घर अलीगढ़ लौट आया। बदले की आग उसके सीने में धधक रही थी। देवेंद्र शर्मा ने यह ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर अपने डूबे हुए पैसे वापस लेकर रहेगा। देवेंद्र शर्मा ने एक मास्टर प्लान बनाया जिसके कई अलग अलग लेवल थे। पहले फर्स्ट लेवल में देवेंद्र शर्मा ने किडनी ट्रांसप्लांट का एक रैकेट तैयार किया। इस रैकेट में उसका साथी बना डॉक्टर अमित। इन दोनों ने मिलकर दिल्ली, जयपुर और गुड़गांव में 1998 से लेकर 2004 के बीच 100 से सवा सौ तक इल्लीगल किडनी ट्रांसप्लांट का काम किया। हर किडनी ट्रांसप्लांट में देवेंद्र को लगभग 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे। सिर्फ 2 मामले में ही उसकी गाढ़ी डूबी हुई कमाई वापस मिल गई थी। देवेंद्र ने अब अपराध का रास्ता चुन लिया था। अब देवेंद्र को क्राइम का टेस्ट लग चुका था। पैसे की भूख बढ़ी और उसने नया रास्ता चुन लिया, गैस से भरे हुए ट्रकों की चोरी करना और ड्राइवरों की हत्या करना। देवेंद्र ने एक फेक गैस एजेंसी खोली और अपने साथ कुछ लोगों को जोड़कर इस काम में लगा दिया। ये लोग लखनऊ से दिल्ली के बीच में गैस से भरे हुए ट्रकों की चोरी करते, उसके ड्राइवर को फिर मार देते और उस ट्रक को ब्लैक मार्केट में बेच देते थे। इन सब में देवेंद्र की मोटी कमाई हो रही थी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी लाश को ठिकाने लगाना। देवेंद्र शर्मा ने बड़ी सूझबूझ और जांच पड़ताल करके कासगंज और अलीगढ़ के बीच में हजारा नहर को चुना। हजारा नहर एक आर्टिफिशियल नहर है जो अंग्रेजों के टाइम में किसानों को सिंचाई के लिए बनाई गई थी। इसका पानी गंगा नदी से लिया जाता है। देवेंद्र शर्मा ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए हजारा नहर को चुना। देवेंद्र चोरी किए हुए ट्रकों के ड्राइवर्स की हत्या करके उनकी लाशों को इस हजारा नहर में फेंक देता था। हजारा नहर में क्योंकि बहुत तादाद में मगरमच्छ पाए जाते हैं, इसलिए वो मगरमच्छ इन लाशों को चट कर जाते थे और किसी प्रकार की कोई निशान या सबूत
बचा नहीं रह जाता था। देवेंद्र शर्मा को धीरे धीरे इन मर्डर्स में मजा आने लगा था। देवेंद्र शर्मा ने अपने इस क्राइम स्टोरी में एक नया चैप्टर ऐड किया, टैक्सी ड्राइवर्स की हत्या का चैप्टर। अब वो दिल्ली और गुड़गांव के आसपास से टैक्सी बुक करता था। क्योंकि उस समय ऐप का चलन नहीं था, इसलिए टैक्सी किसी स्टैंड या ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुक की जाती थी। उस टैक्सी में बैठकर आता था और किसी सुनसान जगह पर देखकर उस ड्राइवर की हत्या कर देता था। हत्या के बाद देवेंद्र उस ड्राइवर्स की किडनी निकाल लेता था और उसकी लाश उस हजारा नहर में फेंक देता था। देवेंद्र उस टैक्सी को भी ब्लैक मार्केट में 20 से 25 हजार रुपए मुनाफे में बेच देता था। दिल्ली, गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद तक एक खौफ फैल गया था। लेकिन आखिरकार 2004 में इसी क्राइम के दौरान वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसका ये पूरा का पूरा किडनी रैकेट पकड़ा गया और उसके किए हुए हत्याएं उजागर हो गई थी। यहाँ चौंका देने वाली बात यह है कि देवेंद्र ने पुलिस के सामने अपने कन्फेशन में ये बताया कि वो 50 तक की हत्याओं को तो काउंट किया, लेकिन फिर उसके बाद उसने काउंट करना ही बंद कर दिया था। बॉडी न मिलने के कारण उसे 7 मामलों में उम्र कैद और गुड़गांव कोर्ट ने एक मामले में उसे मौत की सजा सुनाया। बाद में एक दूसरे केस में देवेंद्र शर्मा को राजस्थान के जयपुर की एक जेल में भेज दिया गया, जहां वो 2004 से लेकर 2020 तक कैद रहा। और फिर शुरू हुआ सीक्वल। जनवरी 2020 में जब कोर्ट से उसे पेरोल पर रिहाई मिली, तो फिर वो वापस ही नहीं आया। पेरोल उसे कहते हैं जिसमें कोर्ट किसी कैदी को उसकी फैमिली मैटर्स या मेडिकल रीजन या उसके गुड बिहेवियर के कारण उसे भुगतान करने की शर्त पर कुछ दिनों के लिए जेल से रिहा कर देती है। इस प्रक्रिया में एक शर्त होती है कि रिहा किया गया कैदी रोजाना पुलिस स्टेशन में आकर अपने हस्ताक्षर करेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि वो भागा नहीं है। लेकिन देवेंद्र ने सब कुछ प्लान कर रखा था। उसने अपना हुलिया बदला और जयपुर से सीधा दिल्ली भाग गया। दिल्ली में जाकर वो एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगा। दिल्ली में ही उसकी एक दूसरी पत्नी भी रहती थी। और इस तरीके से 7 महीनों तक देवेंद्र पुलिस को चकमा देता रहा, जब तक एक दिन वो पकड़ा नहीं गया। फिर दोबारा पकड़े जाने के बाद उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। लेकिन यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। 2023 में कोर्ट से उसे फिर से 2 महीनों के लिए पेरोल मिली, जो कि अपने आप में ही एक कानूनी प्रक्रिया का मखौल था, क्योंकि एक फरार कैदी को पेरोल नहीं मिलनी चाहिए। पेरोल पर देवेंद्र जैसे ही बाहर आया, फिर से गायब हो गया। पुलिस उसे खोजती रही, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर एक दिन 2025 में पुलिस को एक टिप मिली। इस टिप में पुलिस को बताया गया कि देवेंद्र राजस्थान के दौसा जिले में कूड़ा कटला गांव में एक मंदिर में छुपा हुआ है। यह मंदिर रामेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध था और इसके महंत थे संत दयादास महाराज जी। पुलिस जब वहां इस टिप के आधार पर पहुंची, तो वहां एक सचमुच में एक संत मिला। लंबी दाढ़ी, भगवा कपड़ा और पूरी वेशभूषा ही चेंज थी। आसपास के लोग उसे काफी पूजनीय मानते थे। उसकी प्रवचन में बड़े बड़े नेता भी उसका प्रवचन सुनने आते थे। वो लोगों का इलाज भी करता था। पुलिस पहले तो शक में पड़ गई थी। वो बिना किसी ठोस सबूत के कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। पुलिस ने देवेंद्र शर्मा की उसकी पुरानी फोटोज को उस संत, जो संत दयादास महाराज के नाम से उस मंदिर में महंत बनकर छिपा हुआ था, उसकी फोटोज को, उसके चेहरे को मिलाना शुरू किया। इन सब में यह ध्यान देने वाली बात है कि किसी व्यक्ति का हुलिया बदल सकता है, लेकिन उसकी आंखें और उसकी नाक हमेशा वैसे की वैसी ही रहती है। और इस तरीके से पुलिस एक नतीजे पर पहुंच चुकी थी। उसकी असलियत अब खुल चुकी थी। ये वही देवेंद्र शर्मा था जो यहाँ इस मंदिर में संत दयादास महाराज के नाम से फर्जी बाबा बनकर छिपा हुआ था। पुलिस ने देवेंद्र शर्मा को इस बाबा के वेश में गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र ने पूरी घटना बताया। देवेंद्र ने बताया कि कैसे इस मंदिर को एक पुजारी की जरूरत थी, जब इसने खुद फ्री में पूजा पाठ करने और इस मंदिर की देखरेख करने का इन गांव वालों को ऑफर दिया। क्योंकि ये ऑफर बिल्कुल फ्री था, इस वजह से स्थानीय लोगों ने इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं की और इस पूरे मंदिर का कार्यभार इसको सौंप दिया। और यहीं से ये एक बाबा का रूप ले लेता है। देवेंद्र शर्मा ने इस मंदिर को काफी भव्य बना दिया था। इस मंदिर में एसी, सीसीटीवी कैमरा और पूरी तरीके से अत्याधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद थीं। देवेंद्र शर्मा की प्रवचन सुनने नेता और बड़े बड़े लोग आते थे। ये केस एक सिर्फ अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि अपने कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट सिस्टम की भी कहानी है, जो किसी एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को पैरोल पर बार बार रिहा करता है और फिर ये अपराधी किस तरीके से देश के कानून का मजाक बनाते हैं। कासगंज की ये हजारा नहर आज भी एक डर का प्रतीक बनी हुई है। देवेंद्र शर्मा की ये कहानी ये दिखाती है कि किस तरीके से लालच और बदले की भावना एक ईमानदार डॉक्टर को जलाकर राक्षस बना देती है। ये कहानी है भारत की असली डॉक्टर डेथ की। With the heat under sunshine pylons where meanwhile